हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि कौन सी इंजीनियरिंग ब्रांच को हम चूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट हो या जॉब की गारंटी हो। तो आज ये मोस्ट डिमांडेड वीडियो मैं लेके आया हूँ और आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ब्रांच आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई भी ब्रांच अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए तो आप डिसाइड कर लेंगे कि किस ब्रांच में आपको जाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ब्रांच सिलेक्शन के लिए आपको बेसिकली 6 चीज़ याद रखनी चाहिए। पहली चीज़ है आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। दूसरा, आपका गोल क्या है लाइफ में 5 से 10 साल के लिए। और साथ ही साथ अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया है तो क्या वो कॉलेज आपके नियर बाय अवेलेबल है या जो सब्जेक्ट आप चाह रहे हो वो नियर बाय अवेलेबल है, वो भी आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ आपको देखना है कि फ्यूचर में जॉब रिक्वायरमेंट क्या है और करंट जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा कि कुछ कोर्स होंगे जो बहुत ही ज़्यादा महंगे होंगे, तो आपको वो चीज़ को भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्यूचर में उसका डिमांड कितना है, ये सारी चीज़ों पे फोकस करना है। अब हम इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप इंडिया के जीडीपी देखते हैं उसमें आप देखेंगे कि अराउंड 62.5% सर्विस सेक्टर के ऊपर आप देखेंगे इंडिया की जीडीपी आती है, जबकि 23.3% इंडस्ट्रीज से आती है एंड 14.3% एग्रीकल्चर से आती है। तो आप समझ सकते हैं कि सर्विस से मोर देन हाफ आपका जो जीडीपी है वो जनरेट हो रहा है। अगर जीडीपी वहाँ से बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है मतलब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा होगी। तो हम उसको काफ़ी डिटेल में देख रहे हैं। अगर अब हम सर्विस के बेस पे ध्यान दें, सिर्फ सर्विस पे, तो आप देखेंगे 41% जो है वो बैंकिंग में है, 26% कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में है, 11% आपका फाइनेंस एंड हाउसिंग में है, एंड आप देख सकते हो उसके बाद पावर, टेलीकॉम सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और बहुत सारे। मतलब अगर आप देखेंगे बैंक और जो फाइनेंशियल एंड जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सबको मिलाएंगे तो आप देखेंगे सर्विस में भी लगभग 75% जो है वो बेसिकली सीएस एंड आईटी की तरफ से। ये मैं आपको करंट सिनेरियो के बारे में बता रहा हूँ। अब हम जानेंगे कि कौन से कॉलेजेस में या कौन से ब्रांचेस ऐसे हैं कि जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट मिल सकता है, पैकेज मिल सकता है और कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब मैं सीएस एज वेल एज आईटी, उसकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी जो होती है एज अ फ्रेशर वो 2.4 लाख होती है। लेकिन अगर आप आईआईटीज तक देखेंगे तो वो 1 करोड़ पर एनम जाती है। जबकि अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग देखेंगे तो वो रैंक 2 आता है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल। अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो उसकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो 1.8 लाख से लेके 5 लाख पर एनम जाती है। सिविल इंजीनियरिंग की जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो 3 लाख टू रुपीज़ 5 लाख पर एनम जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1.8 से 4.5 लाख पर एनम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में रुपीज़ 1.5 से लेके 3.5 लाख पर एनम। अब ये तो हमने एक छोटा छोटा में देख लिया, लेकिन अब इसका पूरा डिटेल देखना है क्योंकि आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर साइंस क्यों आगे जा रहा है और अगर अभी आप कंप्यूटर साइंस लेंगे तो क्या उसका आगे बेनिफिट मिलेगा या कोई ब्रांच जो काफ़ी नीचे चल रहा है उसको आगे कोई ग्रोथ है। वो सारा डिटेल आपको बहुत डिटेल में इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस एंड आईटी की। अगर आप देखेंगे सर्विस सेक्टर इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर में आता है जो बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी देता है। सर्विस सेक्टर मतलब आपका बैंकिंग हो गया, एयरलाइंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, रेलवेज हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, आईटी फील्ड्स हो गया। आप देखेंगे हर जगह पे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे स्टफ्स इस्तेमाल होते हैं। तो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बहुत हाई है सर्विस सेक्टर में। दूसरी चीज़ अगर आप देखेंगे जो भी डिवाइसेस बनती हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइसेस जो बन रही है आजकल मॉडर्न वो सॉफ्टवेयर के बेस के ऊपर है। मतलब सॉफ्टवेयर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं कि कोई चीज़ बनाना नहीं, बनी हुई चीज़ को टेस्ट करना, उसको लाइफ टाइम सपोर्ट करना, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मतलब आगे मेंटेनेंस का भी काम काफ़ी ज़्यादा है और वो सिर्फ एक सीएस और आईटी का ही जो ग्रेजुएट रहेगा वही पास कर पाएगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका डिमांड क्या रहेगा। डिमांड अगर आप देखेंगे तो फ्यूचर में भी इसकी डिमांड बढ़ती ही रहेगी क्योंकि जो आईटी और सीएस कंप्यूटर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कभी कम नहीं होगा, वो ऊपर से और बढ़ेगा क्योंकि और हम ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मेजॉरिटी जॉब्स ऑफर होती है इंडिया में वो सीएस की होती है। तो आपने देख लिया होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स किया है या इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, मैकेनिकल, वो बाद में आईटी कंपनीज में आते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा है।
तो आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर साइंस या आईटी की जॉब्स बहुत ज़्यादा ओपन होती है एंड बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है उनकी। एंड अगर हम पैकेज की बात करें जो हमने डिस्कस किया था, मिनिमम आपको 2.4 लाख से स्टार्ट होगा एंड जो आपका मैक्सिमम एक फ्रेशर को मिल रहा है नॉर्मल कॉलेज में वो 8.5 पर एनम आपको मिल रहा है एक मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। ये एक एवरेज रेट है जो इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है मैकेनिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब मैकेनिकल का डिस्कशन कहाँ से आ रहा है? अगर आप देखेंगे इंडिया में पहले से हैवी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है स्टील, मेटल एंड बहुत सारी चीज़ों के, तो वहाँ पे आपको मशीन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि एक बार जो रिक्वायरमेंट फ्रेशर की इनफ्लो है वो स्टडी है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी बड़ी नहीं है, वो वैसे की वैसे स्टडी है, जबकि आप सर्विस में देखेंगे वो चीज़ बढ़ते जा रही है, इसलिए डिमांड भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो इनपुट ऑफ कैंडिडेट्स है, जो जॉब है वो लगभग फिक्स है हर साल, तो आपको उस चीज़ पे भी फोकस करना है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे जैसे जैसे ऑटोमेशन हो रहा है तो ऑटोमेशन के लिए भी आप देखेंगे कि आपको मैकेनिकल इंजीनियर लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे रोबोट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वो भले वो सॉफ्टवेयर से चल रहे हैं लेकिन उनके जो कंपोनेंट्स बनाने उसके लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। तो मतलब आप देखेंगे ऑटोमेशन होने से मैकेनिकल इंजीनियरिंग को भी एक मौका मिलेगा अपने आप को बूस्ट करने के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है वो है रेलवे, हैवी इंजीनियरिंग, शिपयार्ड्स, पोर्ट, माइनिंग, डिफेंस फोर्सेस, नेशनल हाईवेज, मेट्रो रेलवेज। ये जो है आप देख सकते हैं ये टॉप एम्प्लॉयर्स है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मतलब जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो मेजॉरिटी इसी सारे फील्ड्स में जाते हैं। अगर आप एक एवरेज सैलरी देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फ्रेशर के लिए 1.8 लाख से स्टार्ट होकर 5 लाख पर एनम तक होती है। तो आप समझ सकते हैं कि मैकेनिकल को भी एक ज़्यादा बेनिफिट है आगे कि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ने वाला है। सिविल की बात करेंगे। सिविल जो है बेसिकली इंडिया में अगर आप देखेंगे इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो 20th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा ग्रो होना चालू हुआ। आप देख सकते हैं डैम्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, फिर आप स्काई टचिंग ये देख रहे हैं, बिल्डिंग्स है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, रेलवेज है, आप देख रहे हैं अब ये बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो सिविल की डिमांड एकाएक बहुत बढ़ गई है। तो जिसके कारण हो क्या रहा है कि सिविल की डिमांड तो है लेकिन उतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं। तो अगर आप देखेंगे सडन राइज के कारण क्या हो रहा है कि प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा खुल गए एंड सिविल उन बच्चों लोग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जिनकी मैथमेटिक्स उतना उसमें नहीं लगता एंड सॉफ्टवेयर की लर्निंग नहीं लगेगी। मतलब आप समझ सकते हैं जैसे फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा मैथ्स पढ़ना है एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना, बट आगे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर जिनकी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है एंड उनको सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट नहीं है तो वो बेसिकली सिविल लाइन ले सकते हैं। अब सिविल की एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है? सिविल में अगर आप देखेंगे जो मेजॉरिटी डिमांड है वो तो डेवलपमेंट के लिए तो है इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन टीचिंग की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है सिविल में। तो आप समझ सकते हैं कि एवरेज सैलरी अगर आप एक सिविल इंजीनियर के निकालोगे एज अ फ्रेशर तो 3 लाख to 5 लाख पर एनम रहेगी, लेकिन उसका ग्रोथ 5 लाख के ऊपर कितना जाएगा वो ज़्यादा फिक्स नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ओल्डेस्ट है एंड कोर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग है, लेकिन अब उसकी जो डिमांड है वो लगभग फिक्स है। जो उसके एम्प्लॉयर्स है वो भी लगभग फिक्स है कि लोग सिर्फ उसी एरिया में ही जॉब मिल रही है। तो अगर आप देखेंगे जो मेजॉरिटी है वो है आपका इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होते हैं, पावर सेक्टर्स वाले होते हैं, तो इनके काफ़ी ज़्यादा फिक्स होते हैं कि आपको सिर्फ इतने ही बेसिकली जॉब लोकेशंस पे जॉब मिल सकते हैं। एंड मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे खासकर इलेक्ट्रिक वाले जो होते हैं ये गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड होते हैं क्योंकि गवर्नमेंट में इलेक्ट्रिक की काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है। सो आप देख सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक जॉब में भी आईटी सेक्टर्स वाले भी काफ़ी ज़्यादा घुस रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी इलेक्ट्रिक की चीज़ों को भी अब कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर्स आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर एंड आईटी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक्सपेक्टेड सैलरी जो रहेगा वो 1.8 लाख पर एनम से लेके 4.5 लाख पर एनम तक रहेगा। आपको ये भी चीज़ समझनी चाहिए। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एक टाइम पे बहुत हाई रेटिंग्स में आता था लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। उसका गिरने की वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहली चीज़ है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले उतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज नहीं रख पाते जितना एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रखता है, और साथ ही साथ कम्युनिकेशन की पार्ट है, कहीं कहीं पे इसको टेलीकम्युनिकेशन भी बोला जाता है। उस केस में अब जो एयरटेल है, वोडाफोन है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे इनके पास पहले से रेडीमेड इंस्टॉलेशंस होते हैं, तो इनको इंजीनियर हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। ये बेसिकली किसी को ट्रेनिंग भी दे देते हैं, वो उन चीज़ों को सीख के उसको कर लेता है। तो जो पेमेंट उनको इंजीनियर को दे रहा था उससे कम पेमेंट में उनका काम चल जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के इंजीनियर के जो सबसे ज़्यादा डिमांड थी वो BSNL में थी, लेकिन अब BSNL भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि उसमें भी डिमांड कम हो गई है। तो यहाँ पे आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले लोगों के लिए एक ये वार्निंग है कि आप थोड़ा मार्केट को देख के चलिए। एंड
आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ की भी काफ़ी कमी है। आप देखेंगे जो भी टीवी, मोबाइल या इंस्ट्रूमेंट जो बन रहे हैं वो आउटसाइड इंडिया से बन के आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। तो उस असेंबलिंग के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी एक जो ट्रेनर होता है या टेक्नीशियन को अगर आप सिखा देते हैं, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। रिपेयरिंग और ये सारी चीज़ें, जो भी डिवाइसेस आप देख सकते हैं, टीवी डिवाइसेस की रिपेयरिंग, कंप्यूटर की रिपेयरिंग, वो आजकल लोग ट्रेनिंग, कुछ महीने को ट्रेनिंग में भी सीख जाते हैं। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या कम्युनिकेशन के इंजीनियर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। जो एवरेज सैलरी अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की, वो 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर एनम है, और इसमें भी मेजॉरिटी जो है वो बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज में ही चले गए हैं। अब आपको बताएंगे हम अदर ब्रांचेस के बारे में क्या डिटेल है। अदर ब्रांचेस अगर आप देखेंगे, जैसे केमिकल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, बायोमेडिकल हो गया, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग हो गया, ये सारे इंजीनियरिंग्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है। तो आप उस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि सिंस रिक्वायरमेंट ही कम है, तो उतना ज़्यादा बेसिकली जॉब का फॉर्मेशन भी कम रहेगा। सो आपको ध्यान देना है कि जो मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बेसिकली बहुत बड़े बड़े लेवल पे अगर वो होगी, तो उनकी जो प्लेसमेंट का प्रोसीजर होता है वो पहले वाले जो हमने डिस्कस किए ब्रांचेस उस पर फोकस होता है। तो आप उस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि इन ब्रांचेस को जो हमने अभी अभी डिस्कस किया अदर्स में, इनको बहुत कम डिमांड होता है। बट हाँ, स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो स्टूडेंट्स इस ब्रांच के होते हैं वो खासकर गवर्नमेंट जॉब की तरफ फिर उनको मुड़ना पड़ता है, क्योंकि जॉब के लिए तो ये एक ऑप्शन भी है उनके पास कि गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन अगर ये देखेंगे, एक ड्रॉबैक भी है कि सिंस उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए उनको गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी बैठना पड़ता है। सो अब आप क्या करें, व्हाट टू डू। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ आपको फ्यूचर डिमांड चेक करना है कि अगर आप कोई एक ब्रांच ले रहे हैं तो क्या उसका करंट एज वेल एज फ्यूचर में डिमांड है, वो आपको चेक करना है। दूसरी चीज़ है, आपका इंस्टीट्यूट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप किसी एक बहुत लो ग्रेड कॉलेज में आपने CS ले लिया और वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है, तभी भी आपको आगे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा। तो इंस्टीट्यूट एज वेल एज ब्रांच, ये दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है ना, तो आपको पैकेज भी बहुत अच्छा मिलेगा और प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और साथ ही साथ आपका फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट रहेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, तो इसको एक लाइक कीजिए। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। एंड आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख के जाइए, उसमें बहुत सारी लिंक है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।